थे कलम? कहां तक पढ़ लिया था? इंटेलिजेंसी की बात चल रही थी ना? अच्छा, बुद्धि की विशेषताएं देखी थी हमने ना? बताओ, देखिए बुद्धि के बारे में एक परिभाषा विनय ने क्या दी है कि बुद्धि क्या होती है? बताओ। बुद्धि 4 शब्द है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। अच्छा, बुद्धि के बारे में बोरिंग ने क्या कहा है? बुद्धि वह जो बुद्धि परीक्षण माप कर लेकर आते हैं। इसके बाद में एक वेस्लर ने क्या परिभाषा दी है? वेस्लर ने प्रभावकारी नहीं, उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंतन और प्रभावकारी समायोजन। और स्टोडार्ड ने कहा कि वह कार्यों को करने की का गुण है जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। कौन से? अमूर्तता, यही बुद्धि है ना? फिर आपको बताओ तो इस बुद्धि की विशेषताएं हमने देखी। बताओ, बुद्धि जन्मजात शक्ति है कि वातावरणीय शक्ति है? जन्मजात, लेकिन वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन इतनी निर्धारित होती है कि इसका प्रसार कितना होगा और इसकी सीमाएं क्या होगी। बाकी उसका डेवलपमेंट होना फिर किस में सम्मिलित है? वातावरण। इसका मतलब दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर कोई धर्म, जाति, लिंग का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बुद्धि का क्षितिजीय विस्तार कब तक होता है? जीवन पर्यंत होता है, लेकिन उसका लंबवत विस्तार किशोरावस्था तक होता है। फिर ये बुद्धि सीखने की योग्यता है, संबंधों को समझने की है, स्मरण करने की योग्यता है, तर्क करने की है, चिंतन करने की है, इकाइयों का समूह है, योग्यताओं का समूह है। ये सारी बातें देख के हमने, अच्छा बुद्धि क्या नहीं है, क्या भ्रांतियां चल रही है हमारे? ज्ञान, स्मृति, कौशल और प्रतिभा होना बुद्धि का प्रतीक नहीं है। यह नहीं कह सकते कि ये बुद्धिमान है। बाल कल्याणकारी योजना आपने लिखाई है, बस ही पढ़नी है क्या? हाँ, प्री के लिए वही पढ़नी है जो आपने मेंस में कल्याणकारी योजनाएं पढ़ी है ना, बालकों के लिए। एक बिंदु है ना पूरा बालकों के लिए, एक तो कल्याणकारी योजना वाला, एक एनईपी 2020 वाला जो हमने पूरा पढ़ रखा है ना। अब हालांकि पात्रता में उस एनईपी 2020 को थोड़ा सा विस्तार के रूप में उसमें 5-6 अध्याय दे दिए हैं। मैंने आपको पहले 8 अध्याय लिखवाए थे ना जो स्कूल शिक्षा के हैं, उनमें से 5-6 अध्याय दिए गए हैं। उनमें से 5-6, एक तो शिक्षकों वाला अध्याय हटा दिया गया है। ऐसे करके जो 5-6 अध्याय दिए गए हैं उनको थोड़ा विस्तृत हो सकता है, लेकिन अभी तो 1-2 एग्जाम जब तक होंगे ना तब तक इसका कोई विस्तृत है नहीं, कोई विस्तार है नहीं, क्योंकि एनईपी जब लागू होगी धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी तब हम लोग उन चीजों पर सवाल बना पाएंगे। बाकी तो सवाल है ही नहीं हमारे पास में। खैर, अभी तो उनसे काम चल जाएगा आपका आराम से। फिर इसके बाद में हम पढ़ रहे थे बुद्धि के प्रकार। बुद्धि गेरेट और थोंडाइक ने कितने प्रकार की बताई है? 3 प्रकार की। एक कौन सी? मूर्त, दूसरी और तीसरी समझ। अब एक बार समझिए आप, है ना। बुद्धि 3 प्रकार की है। एक तो कौन सी है? मूर्त बुद्धि। एक कौन सी है? अमूर्त बुद्धि। और एक कौन सी है? सामाजिक बुद्धि है। 3 प्रकार की बुद्धि होती है। देखिए, एक बात ध्यान ये रखिए कि बुद्धि ऐसा नहीं है कि जिसमें मूर्त बुद्धि है उसमें केवल मूर्त बुद्धि है, या जिसमें केवल अमूर्त है उसमें केवल अमूर्ति है। व्यक्ति में सभी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, सभी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। लेकिन जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में अधिक कार्य करता है या जिस क्षेत्र में अधिक अभ्यास करता है उसी क्षेत्र की बुद्धि उसमें सर्वाधिक हो जाती है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि जन्मजात से बुद्धि प्राप्त हुई है, अब इस बुद्धि में वो जिस क्षेत्र के अनुभव डालेगा उसकी बुद्धि उसी क्षेत्र की मानी जाएगी। भाई, वो डाटा जिस क्षेत्र के डाल रहा है उसी क्षेत्र की मानी जाएगी। जिस क्षेत्र के अनुभव वो डालेगा उसी क्षेत्र के अनुभव उसमें सम्मिलित हो जाएंगे और उसी प्रकार की बुद्धि मानी जाएगी। अब देखिए, मूर्त बुद्धि क्या होती है। मूर्त बुद्धि मूर्त बुद्धि वह होती है, ध्यान से सुनाना, हथियारों, औजारों, उपकरणों, यंत्रों, मशीनों आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता मूर्त बुद्धि कहलाती है। समझ पाए? हथियार, औजार, उपकरण, यंत्र, मशीन आदि के साथ यदि कोई भी काम कर रहा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि है। कौन कौन से बताए मैंने? हथियार, औजार, उपकरण, यंत्र, मशीन, यही होता है मेन चीज। अच्छा, इसके
द्वारा व्यवहार करने की योग्यता होती है ना, वो बुद्धि कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि। अब मुझे उदाहरण बताओ, जैसे हमसे ये पूछा जाता है कि कौन से व्यक्ति है जिनमें मूर्त बुद्धि अधिक होती है? जैसे कारीगर है, वेरी गुड। जैसे इंजीनियर है, जैसे इंजीनियर है, जैसे मैकेनिक है, वेरी गुड। और डॉक्टर कौन सा? केवल सर्जन। केवल कौन सम्मिलित होता है? सर्जन, जो चीर फाड़ कर रहा है ना, वही होता है। ड्राइवर, ड्राइवर। मैं कह रहा हूं जो हथियारों, औजारों, उपकरणों, यंत्रों आदि के साथ कार्य करते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि होगी? मूर्त बुद्धि होगी। इसी तरह से शब्दों, सूचनाओं, संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों, भावों, भावनाओं आदि के साथ व्यवहार करने की जो योग्यता होती है, शब्द, अंक, सूचना, प्रतीक, सिंबल, चिन्ह या फिर फीलिंग्स, भावना, भाव आदि के साथ जो कार्य करने की योग्यता है, वो कौन सी कहलाती है? अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे शिक्षक, लेखक, साहित्यकार, साहित्यकार, डॉक्टर, बाकी सारे डॉक्टर इसमें आ जाएंगे ना। डॉक्टर, वकील, विद्यार्थी, स्टूडेंट भी इसमें आएगा कि नहीं आएगा? इनसे हम लोग समझ जाएंगे कि ये आलोचक, पत्रकार वगैरह जो भी है ना, वो सारे किस में आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे। फिर समाज के साथ व्यवहार करने की योग्यता। समाज के साथ व्यवहार करने की योग्यता का मतलब, समाज मतलब मनोविज्ञान किसको बोलती है? कोई भी अन्य व्यक्ति है वो उसके लिए क्या माना जाएगा? समाज। इसका मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आपकी व्यवहार करने की योग्यता यदि अच्छी होती है तो वो योग्यता कैसी मानी जाएगी? सामाजिक योग्यता मानी जाएगी। तो इसमें कौन कौन सम्मिलित हो जाएंगे? जैसे राजनेता, समाज सेवी और व्यवसायी, यानी व्यापारी, व्यवसायी होता है ना, बिजनेसमैन, ये सारे इसमें आ जाएंगे ना। ध्यान रखिएगा, लिखो देखो एक बार। मूर्त बुद्धि लिखा है आपने? अच्छा, मूर्त बुद्धि को बोलते हैं हम तो कंक्रीट इंटेलिजेंस। लिखो ये, लिखो हथियारों, औजारों, बहुवचन में लिखने हैं सारे। हथियार, औजार, हथियारों। मूर्त बुद्धि हमने हेडिंग लगा के गए थे, याद हो तो आपको। हथियारों, औजारों, उपकरणों, यंत्रों, मशीनों आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता, आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता, आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता, आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता मूर्त बुद्धि कहलाती है। व्यवहार करने की योग्यता, व्यवहार करने की योग्यता मूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे कारीगर, इंजीनियर, मैकेनिक, ड्राइवर, सर्जन, डॉक्टर, आदि। नंबर 2 लिखो, अमूर्त बुद्धि। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस।
एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। लिख लिया? लिखो, इसमें लिखो शब्दों, शब्दों, अंकों, अंकों, प्रतीकों, चिन्हों, सूचनाओं, संकेतों, भावों, भाव आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता, आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता, अमूर्त बुद्धि कहलाती है। व्यवहार करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि कहलाती है। व्यवहार करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे व्यवहार करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे शिक्षक, लेखक, साहित्यकार, डॉक्टर, वकील, विद्यार्थी आदि। कौन सा चित्रकार? नहीं, पेंटर जो होगा वो पेंटर उधर आएगा मूर्त बुद्धि में। है कौन? किसान तो हल चलाता है, जेड़ी चलाता है, मूर्त में आएगा। है फायर, गायक इधर, संगीतकार ये रहा, संगीतकार। अरे देखो, दो बातें हैं। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते ना चित्रकार डायरेक्टली रूप से। यदि वो चित्र अपने मन से बना रहा है ना, तो फिर वो निश्चित रूप से अमूर्त में आएगा। लेकिन ऐसे भी तो पेंटर होते हैं ना, जिनको हम देते हैं लिख के कि भाई ये चीज वहां लिखनी है। अब वो लिख रहा है तो केवल हथियारों औजारों के साथ वो काम कर रहा है, वो फिर अमूर्त बुद्धि का काम में नहीं ले रहा है। तो इसमें अपना कौन आ जाएगा? इसमें अपना चित्रकार। चित्रकार को सामान्यतः हम लोग, आपको बताओ तो क्या बोलते हैं? चित्रकार तो अपनी मर्जी से चित्र बनाता है ना, अपने मस्तिष्क से चित्र बना रहा है ना भाई, संवेगों के साथ ही तो खेल रहे हैं ना, भावनाओं के साथ। लेकिन जो पेंटर होगा ना, वो पेंटर किस में आ जाएगा? पेंट करने वाला, ये इस मूर्त बुद्धि में आ जाएगा। पेंटर इसमें आ जाएगा और ये किस में आ जाएगा? इधर। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि में लिखो सोशल इंटेलिजेंस। इसमें लिखो समाज के साथ, समाज के साथ, कोष्टक में लिखो अन्य व्यक्तियों के साथ, अन्य व्यक्तियों, कोष्टक बंद कर दो। समाज के साथ व्यवहार करने की योग्यता,
व्यवहार करने की योग्यता। करने की योग्यता सामाजिक बुद्धि कहलाती है। सामाजिक बुद्धि कहलाती है। कहलाती है। जैसे समाज सेवी, राजनेता, व्यापारी, जैसे समाज सेवी, राजनेता, व्यापारी आदि। देखो मैं आपको है समाज के साथ कोष्टक में लिखा है अन्य व्यक्ति के साथ। समाज के साथ व्यवहार करने की योग्यता। समाज के साथ व्यवहार करने की योग्यता। देखो अब ध्यान से सुनो आप। मैं आपको यह कह रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति में केवल एक ही प्रकार की बुद्धि हो, यह चीजें संभव नहीं होती है। उसमें उसके पास अनुभव, यदि उसके पास मूर्त अनुभव है तो उसके पास अमूर्त के भी अनुभव है और उसके साथ में सामाजिकता के भी अनुभव है, लेकिन सर्वाधिक अनुभव उसमें उस क्षेत्र के पाए जाएंगे। जैसे एक टीचर है तो आप टीचर को कहां रखेंगे? अमूर्त बुद्धि में रखेंगे, क्योंकि टीचर का मेन काम क्या है भाई? पढ़ाना, चिन्हों, शब्दों, संकेतों आदि के साथ व्यवहार करना है। लेकिन जब टीचर पेन से कुछ चीजें लिख रहा है, इसके साथ काम कर रहा है ना, डंडे के साथ काम कर रहा है ना, शारीरिक रूप से कार्य कर रहा है ना, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा? वो उसका मूर्त व्यवहार हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को हम लोग मूर्त बुद्धि में रख देंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि टीचर के केवल और केवल अमूर्त बुद्धि होती है। टीचर में यदि टीचर दूसरे के साथ व्यवहार कर रहा है, मतलब स्टूडेंट के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, वो उसकी सामाजिक बुद्धि का भी तो प्रतीक है। तो बुद्धि हर व्यक्ति में तीनों प्रकार की होती है, लेकिन जो जिस क्षेत्र के ज्यादा अनुभव ले लेता है उस क्षेत्र के अनुभव उसमें ज्यादा हो जाते हैं और उसके हमें पूछ लिए जाते हैं। सामान्यतः कोई एक व्यक्ति देके नहीं पूछा जाएगा, और एक व्यक्ति देके पूछा जाएगा तो वो स्पष्ट आपको नजर आएगा कि भाई ये मूर्त में आएगा कि यह मूर्त में आएगा या ये सामाजिक में आएगा। कई बार इसके दो तीन नाम एक साथ दे दिए जाते हैं उदाहरण, फिर पूछा जाता है कि इनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। यदि एक आदमी देकर पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे हैं। हाँ हाँ, 9 प्रकार वाला, उसके अनुसार पूछा जाता है। चलिए अब मैं आपको सवाल पूछता हूं इससे संबंधित हैं। साधु सन्यासी इधर अमूर्त में है। हाँ, साधु सन्यासी, संत, तपस्वी, विचारक, चिंतक, दार्शनिक, जितने भी अब तो मेरे ख्याल से आप खुद अनुमान लगा रहे होंगे। नहीं लगा पा रहे हैं क्या अनुमान कि अमूर्त क्या होता है? साधु सन्यासी, चिंतक, दार्शनिक किस में आएंगे? अमूर्त में आएंगे। विचारक किस में आएंगे? लेकिन योग गुरु रामदेव मूर्त में आएगा, क्योंकि वो योग कर रहा है, शरीर के साथ क्रिया कर रहा है, तो वो मूर्त बुद्धि हो जाएगी उसकी। समझ पा रहे ना? तो इतना तो आप खुद को ही अनुमान लगाना, कितने ही उदाहरण लिखे जा सकते हैं, इन उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। हमने तो ये समझना है कि जो सीधा सीधा यंत्रों, उपकरणों, हथियारों और औजारों के साथ कार्य कर रहा है, इसका मतलब है वो तो है मूर्त बुद्धि में। और जो शब्दों, भावों, चिन्हों, संकेतों आदि के साथ कार्य कर रहा है तो वो किस में हो जाएगा? अमूर्त बुद्धि में। और समाज के साथ कार्य कर रहा है तो वो किस में हो जाएगा? सामाजिक बुद्धि में। अब चलिए मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे, यहां से जो सवाल पूछा गया वो पूछ रहा हूं। एक बुद्धि कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? तीसरी है सामाजिक। और चौथा मैं देता हूं आपको सभी। ये तो कंफ्यूज करने के लिए देना पड़ेगा ना। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले फेंकना नहीं है किसी को भी। व्यवहार की योग्यता निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि में होगी? व्यवहार की योग्यता, सोच लेना आराम से, उसमें देख लेना कहीं मिलता हो तो। उसमें कहीं लिखा है कि हमने व्यवहार करने की योग्यता, लिखा हुआ है क्या उसमें? बहुत बढ़िया बात है।
ये अपना सवाल नहीं है, उत्तर प्रदेश का सवाल है। व्यवहार करने की योग्यता। ठीक है, तैयार हो? बताओ तो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कोई नहीं। ऑप्शन बी आए 2-4 लोग। ऑप्शन सी 5-7 लोग। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर है मूर्त बुद्धि। कितना मजा आया। देखो तुक्का भी कितना सही होता है, एक का भी तुक्का सही नहीं जा रहा है। आप सोच के देखिए, पूरी क्लास में से एक का भी तुक्का सही नहीं है, ऑप्शन तो केवल 4 ही है। अच्छा, ये कैसे होगा? ये व्यवहार करने की योग्यता, ये मूर्त बुद्धि, ये ऐसे होगा ये दोबारा सवाल पूछा गया। अब की बार हमने नहीं पूछा, अब की बार हरियाणा ने पूछा। यूपी से कहां पहुंचा? हरियाणा। और उसने सेम ऑप्शन दिए, जबकि हमने किताबों में लिख दिया व्यवहार करने की योग्यता कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि होती है। अरे सब में लिखा है हमने व्यवहार करने की योग्यता। हमने, अब तो किताबों में नहीं आएगी तो उसमें यही लिखेंगे ना, क्योंकि सवाल पूछा जा चुका है। तो व्यवहार करने की योग्यता किस में आ गई? मूर्त में आ गई। फिर दोबारा उसने सवाल पूछा हरियाणा ने, और आंसर मान लिया ऑप्शन बी, अमूर्त बुद्धि। अब अपने को संकट हो गया। अब इस संकट से उभारने के लिए राजस्थान ने पूछा, और राजस्थान ने क्या मान लिया? सामाजिक मान लिया है। अब अपने को क्या मानना है? सभी मान नहीं, अपने को अंग्रेजी देखनी है। क्या देखनी है? अंग्रेजी देखनी है। पहले वाला जो सवाल पूछा गया था ना, उसमें लिखा गया था इसको अंग्रेजी में व्यवहार को प्रैक्टिकल, क्या लिखा गया था? प्रैक्टिकल बिहेवियर। तो कौन सा हो जाएगा? मूर्त बुद्धि। और फिर दोबारा पूछा गया ना थ्योरेटिकल, क्या हो जाएगा? अमूर्त बुद्धि। और अपने राजस्थान में तो व्यवहार को लिखा गया सोशल बिहेवियर। बताओ, कोई डाउट ही नहीं है ना इसमें। लेकिन आज तक भी स्टूडेंट उसको लिए लिए घूम रहा है कि सर देखो व्यवहार करने की योग्यता इसमें मूर्त बता रखा है, इसमें अमूर्त बता रखा है, इसमें सोशल सामाजिक बता रखा है। यही लिए लिए घूम रहा है। उस स्टूडेंट को हम कहते हैं इंग्लिश वर्जन लाओ इसका। बोले सर इंग्लिश से लेना देना नहीं है हमें, हमें तो किससे? हिंदी से लेना देना है। तो हिंदी से लेना देना होगा तो कोई भरोसा नहीं है। समझ गए ना? लिखो तो। अब हमने लाइन वाइन छोड़ी नहीं थी हैं? हाँ, नहीं अब जरूरी नहीं है, आगे हो। हाँ, क्या? तीनों तो कैसे ही नहीं आएंगे। इंग्लिश वाले तीनों वर्ड तो, इंग्लिश वाला प्रैक्टिकल आया तो मूर्त हो जाएगा। भाई प्रैक्टिकल करना मूर्त होता है एक प्रकार से, और सैद्धांतिक रूप से कार्य करना क्या होता है? देखो प्रैक्टिकल मतलब होता है कि, क्या कहते हैं हिंदी में प्रैक्टिकल को? प्रयोग है, क्रियात्मक बोल सकते हैं कि ये क्रियात्मक व्यवहार है, यह आपका सैद्धांतिक व्यवहार है, या आपका सामाजिक व्यवहार है। समझ रहे? प्रयोग तो एक्सपेरिमेंट को कहते हैं, प्रयोग अलग बात हो जाती है। हाँ, प्रायोगिक क्रियात्मक हो सकता है, प्रायोगिक तो एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। अब लिखो, उसमें कहीं जगह थोड़ी छोड़ी है आपने, दबा दबा के लिख दिया होगा, ठूस ठूस के। नहीं तो नीचे अलग से लिख लो, नोट लगाओ। अरे सिर्फ इतना मूर्त बुद्धि में लिखना है, इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अमूर्त में लिखना है, इसे थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये 2 लाइन लिखनी है। नोट लिख दिया तो लिख लो, मूर्त बुद्धि को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इंटेलिजेंस पीछे से देख कर लिखना पड़ेगा। इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और दूसरी लाइन लिख लोगे, अमूर्त बुद्धि को थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं।
हो गया? बस 2 ही लाइन लिखनी, तीसरी थोड़ी लिखोगे? तीसरी लिखोगे? इसे सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, सामाजिक और सोशल लिखा हुआ है। समझ गए? बुद्धि के प्रकार सोल हो जाएंगे ना? हैं? राइट आंसर क्या होगा? कैसे होगा राइट आंसर? अब मैं सभी राइट है, मैंने बता दिया ना। यदि प्रैक्टिकल लिखा है तो राइट आंसर माना जाएगा मूर्त, थ्योरेटिकल लिखा है तो राइट आंसर माना जाएगा अमूर्त, और सोशल लिखा है तो राइट आंसर माना जाएगा सामाजिक। सभी कतई नहीं होगा, एक व्यक्ति में सभी बुद्धि नहीं होती है, एक व्यक्ति में सभी बुद्धि समान नहीं होती है। अरे होगी, उसको गोली मारो आप, जो होगी समान होगी कि नहीं होगी उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति प्रैक्टिकल करता है, क्या करता है? इसका मतलब प्रैक्टिकल यंत्रों औजारों उपकरणों के साथ किया जाता है। जो व्यक्ति थ्योरेटिकल कार्य करता है, इसका मतलब ये सिद्धांतों, विचारों, नियमों, सूचनाओं, संकेतों के साथ किया जाता है। और जो व्यक्ति सोशल कार्य करता है वो समाज के साथ किया जाता है। तो तीनों अलग अलग अपने आप ही हो जाएगी। अब राइट आंसर तो तीनों जगह अलग अलग है, कोई एक राइट आंसर थोड़ी हो सकता है अपनी ओर से। हो गया? अब हेडिंग लगाओ बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत। आवाज नहीं, आपस में नहीं समझाना है। क्या हो गया रे? रिजल्ट आ गया? देख लो तो आप एक बार देख लो, देख लो। टॉपर कौन रहा है? टॉपर कौन रहा है? हैं? उसमें रैंक आई है कि? हाँ देख लो, देख लो, आप आराम से देखो रिजल्ट। मूर्ख मनुष्य इसी क्लास में इकट्ठे हो गए सब। कितने रैंक है? रैंक? हाँ 26। तो बहुत बढ़िया बात है यार। कितने लोगों ने टेस्ट दिया? ये इसमें लिखा होगा शायद। 26 रैंक अच्छी है, तो इसका मतलब काफी लोगों ने दिया होगा ना। जयपुर वाले भी सम्मिलित होंगे ना इसमें, इस एक क्लासरूम के 200 में से। अरे फिर भी ठीक है, 200 में से तो 200 में से 40 बच्चे नौकरी लगते हैं। किसकी आई है? पहली आई है कि किसी की? पहली? सॉरी, खड़ी हो एक बार, खड़ी हो, उधर मुंह कर, देखो इसको, देख लिया ना? पहली रैंक आई है। इतनी पढ़ती है कि नकल वकल हुई है? पढ़ती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। सेकंड रैंक किसकी है? सेकंड रैंक? थर्ड रैंक किसकी है? तीसरी रैंक? क्या बात है, क्या बात है। छोरो तुम क्या करोगे रे? बहुत बढ़िया। तुम केवल तालियां ही बजाओगी क्या? चौथी रैंक किसकी है? चौथी रैंक? बहुत बढ़िया, चौथी रैंक। पांचवी किसकी है? हाँ, तालियां बजाओ लड़कियों, तालियां बजाओ। बस, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे रुक जाओ, ए रुक जाओ। करो करो, बातें करो। कैसे पढ़ाऊं? आओ यहां, इस हाल में कैसे पढ़ाओ देंगे आप? हो गया क्या अब काम?
जिन जिन लोगों की 1 से लेकर 10 तक रैंक आई है ना, वो तो चुपचाप बैठे हैं, और जिन लोगों की 10 के बाद रैंक आई है ना, उनको बातें सूझ रही है, क्योंकि उनके बिजी ज्यादा है ना, वो बातें कब करें, तो उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि पढ़ते ज्यादा है वो। क्या नहीं आई रैंक है? एग्जाम ही नहीं दिया? कोई बात नहीं, तो फिर अब क्यों एग्जाम नहीं दिया, तो बीच में शांत हो जाओ तुम। मुझे पता है आपको बहुत भविष्य की चिंता है कि नहीं है? आप यहां किस लिए बैठे हैं? भविष्य को निर्माण करने के लिए बैठे हैं ना। लेकिन आपके भविष्य के चक्कर में मेरा वर्तमान खराब मत करो, शांति से बैठे रहो। हाँ, अब मैं आपको, अरे ये छोरी चित्तौड़ वाली, क्या कर रही है तू? हाँ हाँ, क्या कर रही है तू? क्या कर रही थी? इसे रैंक देख रही थी, खुद की रैंक देखो। हाँ, कितने नंबर की है? 155, 95। ये इसी का परिणाम है। अब शांति से पढ़ो तो पढ़ो, तुम नहीं पढ़ो तो मत पढ़ो, तुम शांत रहो। बुद्धि के किसकी बात कर रहा हूं मैं? नहीं सुधरेंगे भाई तुम। अब अपना पड़ोसी कोई भी बोलता है ना, उसको मुझे बताएंगे आप सीधे कि ये बोल रहा है, ये आवाज कर रहा है, उसको अवार्ड मिलेगा मेरी तरफ से। हाँ, बुद्धि के सिद्धांतों की चर्चा कर रहा हूं। देखो, आप याद करके देखो, हमने पहले अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे। उसका मतलब क्या था? अधिगम के सिद्धांत, बालक कैसे सीखता है, यही मतलब था अपना, बालक कैसे सीखता है। फिर अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़े, उसमें क्या मतलब था? बालक कैसे मोटिवेट होता है, बालक कैसे मोटिवेट होता है। उसके बाद हमने बुद्धि पढ़ना शुरू किया, और बुद्धि के सिद्धांत अब पढ़ेंगे तो वो बुद्धि के सिद्धांत हमें बताएंगे कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि क्या होती है। क्योंकि हम लोग बुद्धि के किसी एक विशेष निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं, बुद्धि का एक पर्टिकुलर हम लोग किसी विशेष निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हम लोग ये बता सकें कि बुद्धि ये होती है। इसलिए अलग अलग, जब आदमी एक विशेष निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है ना, तो फिर दूसरे लोगों के डाउन लग जाते हैं, और यहां अलग अलग लोग आएंगे और अलग अलग बताएंगे, ये तो कहेगा बुद्धि ये कहेगा बुद्धि ये कहेगा बुद्धि ये। बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं देंगे, मतलब बुद्धि के अलग अलग तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे, बुद्धि के अलग अलग कारक बताएंगे, और वो हमें बुद्धि के सिद्धांतों के रूप में पढ़ना है। बुद्धि के सिद्धांत जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। जितने भी सिद्धांत होंगे ना, उनको हम लोग कितने भागों में बांट लेंगे? 2 भागों में बांट लेंगे। बुद्धि के एक वो सिद्धांत होंगे जिन्हें हम लोग बोलते हैं बुद्धि के कारकीय सिद्धांत, और दूसरे वो सिद्धांत होंगे जिन्हें हम लोग बोलेंगे बुद्धि के प्रक्रिया प्रदान सिद्धांत। बुद्धि के एक तो कौन से? कारकीय सिद्धांत, दूसरे कौन से? प्रक्रिया प्रदान सिद्धांत। अच्छा, बुद्धि के कारकीय सिद्धांत हमें यह कहेंगे कि बुद्धि किसी न किसी कारकों से मिलकर बनी होती है। 1, 2, 5, 7, 100, 200 जो भी बताएंगे कि बुद्धि किसी न किन्हीं कारकों से निर्मित होती है। बुद्धि के कुछ फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर। कारक होते हैं मतलब तत्व होते हैं, मतलब एलिमेंट्स होते हैं। वो जितने भी सिद्धांत, जितने भी लोग अपने को ये मानेंगे ना कि बुद्धि किन्हीं कारकों से मिलकर बनी है, वो तो कहलाएंगे बुद्धि के कारकीय सिद्धांत। और जो लोग, कुछ लोग ये आएंगे और वो आकर हमें ये कहेंगे बुद्धि कारकों से नहीं निर्मित होती है, बुद्धि तो एक प्रोसेस ओरिएंटेड योग्यता होती है, एबिलिटी होती है। इसका मतलब वो कहेंगे कि बुद्धि एक प्रक्रिया है। बुद्धि किसका नाम है? प्रक्रिया का नाम है। आपको मैंने बताया था बुद्धि तो एक थ्रेसर है कि नहीं है? थ्रेसर है ना। अच्छा, वो थ्रेसर है, और थ्रेसर कितने कितने तत्वों से मिलकर बना है, वो तो बात करेंगे कारकीय सिद्धांत। और थ्रेसर चलता है ना, उसका नाम बुद्धि है। ये कौन से हो जाएंगे? बुद्धि के प्रक्रिया। दोनों ही सिद्धांतों की अपनी अपनी महत्वता है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। ये सिद्धांत बोलेंगे बुद्धि किन्हीं कारकों से निर्मित होती है, और ये सिद्धांत बोलेंगे बुद्धि एक अपने आप में क्या होती है? प्रोसेस होती है। प्रक्रिया का नाम क्या होता है? बुद्धि होता है। जैसे आपने सुना ना, चलती का नाम गाड़ी है, वैसे प्रोसेस का नाम बुद्धि है। लिखिए तो, बुद्धि के सिद्धांत में ए लगा के लिखिए।
बुद्धि के कारकीय सिद्धांत। बुद्धि के कारकीय सिद्धांत। बुद्धि के कारकीय सिद्धांत। लिखो, इन सिद्धांतों का मानना है कि इन सिद्धांतों का मानना है कि इन सिद्धांतों का मानना है कि बुद्धि इन सिद्धांतों का मानना है कि बुद्धि कारकों बुद्धि कारकों ओब्लिक तत्वों से निर्मित होती है। तत्वों से निर्मित होती है। नंबर 1 लिखो, एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया ये? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने कहां का रहने वाला था ये? फ्रांस का। वेरी गुड। अल्फ्रेड विने बुद्धि को लेकर बहुत ज्यादा चर्चित हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे कि यही विने होगा जो सबसे पहले ये बताएगा कि बुद्धि परीक्षण क्या होता है। और बुद्धि परीक्षण, दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण यही बना के देगा हमें, बुद्धि को मापने के लिए। तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड विने ने दिया है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य खंड से बुद्धि एक अविभाज्य इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य खंड से बनी होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, स्टर्न और टर्मन ने इसका समर्थन किया है। स्टर्न और टर्मन ने इसका समर्थन किया है। इसका समर्थन किया है। देखो, मैं समझाता हूं आपको ना। सबसे पहले दुनिया में बुद्धि आई कब थी? 1885। उससे पहले तो योग्यता तो थी, लेकिन उसको बुद्धि कहा जाएगा ये हमें पता नहीं था। 1885 में सबसे पहले बुद्धि आ गई थी। फिर जब ये बुद्धि आई तो धीरे धीरे इस बुद्धि नामक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। इसी के तर्ज पर, ये 1901 के आसपास की बात है, अल्फ्रेड बिने वाली। इसका मतलब है अब इस कॉन्सेप्ट को विकसित किया जा रहा है, और विकसित करके दुनिया ये पता लगाने में लगी है, ये मनोवैज्ञानिक ये पता लगा रहे हैं कि बुद्धि क्या होती है। तब उस समय पहली बार एक व्यक्ति है अल्फ्रेड विने, इसने दुनिया को यह बताया कि बुद्धि एक कारक से मिलकर बनी होती है। कितने कारक से? बुद्धि में तो एक ही कारक होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो अविभाज्य होता है।
इसका मतलब है कि एक ही खंड होता है, बुद्धि को और कोई विभाजित नहीं किया जा सकता। बुद्धि तो अपने आप में एक ही खंड से बनी होती है, एक ही खंड होता है बुद्धि में। तो उस समय आपको पता है इस व्यक्ति ने यदि दुनिया को ये बात कही होगी तो उस तात्कालिक परिस्थितियों में इस व्यक्ति की ये बात कितनी बड़ी रही होगी कि भाई ये बता रहा है कि बुद्धि क्या होती है। तो उस टाइम में स्टर्न और टर्मन भी थे, इतने सीनियर नहीं थे। बाद में तो ये टर्मन बहुत आगे निकल गया था बुद्धि के मामले में इनसे, लेकिन उतने सीनियर नहीं थे। सीनियर नहीं थे तो उन्होंने भी इसका समर्थन कर दिया। इन्होंने कहा नहीं ये सही कह रहा है, विनय जो कह रहा है ना वो सही है। बुद्धि एक कारक से मिलकर बनी होती है या एक अविभाज्य खंड से मिलकर बनी होती है। अच्छा, ये बात कुछ लोगों को जमी नहीं। तो एक व्यक्ति आया जिसका नाम है जॉनसन। क्या नाम है? जॉनसन। अच्छा, इसको छोड़िए, आप मुझे एक बात बताइए, जिसके परिवार में एक ही लड़का हो, मतलब एक ही संतान हो, परिवार में एक ही संतान हो, उस पर वो लड़का स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते जाते उसको याद आया कि यार स्कूल बाद में जाऊंगा, साइकिल नहीं है यार मेरे पास। तो वो अपने बैग को फेंक देकर आंगन में गिर जाएगा, बोले साइकिल चाहिए, ये चाहिए, इस प्रकार की चाहिए, अभी की अभी चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए। क्या करेंगे आप? ठोकेंगे, पीटेंगे उसे? यदि ठोकेंगे पीटेंगे तो वो कहेगा कोई बात नहीं, ठोक लो, पीट लो, मार लो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं मुझे साइकिल की, लेकिन ठोक के पीट के छोड़ोगे ना मुझे, तब इस पंखे से लटकूंगा। होगा कि नहीं होगा? अरे चिंता होगी कि नहीं होगी? भाई अपने जैसे तो कोई चिंता नहीं, वैसे अपने है उस हालत में तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले की दया से खूब है। यदि एक चला भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? घर वाले कहेंगे जा मर जा, और है पीछे, सीधे कहते हैं घर वाले। यदि 4-5 होते हैं ना तो उस स्थिति में ये कहते हैं हाँ जा जा, तू मर जा, और है। यदि न्याल करेंगे ना तो यही बहुत है, यही गण है। अच्छा, कॉन्फिडेंस है घर वालों को, अपने आप पे इस बात का कॉन्फिडेंस है। उनको पता है कि ये कहीं नहीं मरेगा, क्योंकि 4-5 है। और यदि बाई चांस ऐसा हुआ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ पड़ेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन जो यदि एक ही होगा, एक ही तो तूतरा, और वो भी यदि मर जाए तो गड़बड़ हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बताओ, साइकिल आएगी कि नहीं आएगी? क्या उसकी क्रियाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है? क्या नहीं लगाया जा सकता? जॉनसन ने इसको कहा कि यह सिद्धांत बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? इस तरह तो बुद्धि पर अंकुश ही नहीं लगाया जा सकता है, तो निरंकुशवादी है। और मुझे बताओ, व्यक्ति के एक ही संतान है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी शक्तियां होगी, जो भी पावर होगी, जो भी सत्ता होगी, वो उसी को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसका डिवाइडेशन नहीं होगा ना। इसलिए जॉनसन ने इसको निरंकुशवादी और सतात्मक सिद्धांत कहा है। क्या सिद्धांत का है? सतात्मक। लिखो, जॉनसन ने इसे निरंकुशवादी निरंकुशवादी एवं सत्तात्मक सिद्धांत बताया है। सत्ता, पावर, सत्तात्मक सिद्धांत बताया है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है, आपने कभी सुना हो तो, चार्ल्स स्पीयरमैन। सुना है क्या? ये चार्ल्स स्पीयरमैन ब्रिटेन के हैं। कहां के हैं? ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक है। ये एक दिन इस अल्फ्रेड विने के पास फ्रांस गए, और फ्रांस गए, इन्होंने वो इंस्टाग्राम पे लाइव आ रखे थे, लाइव थे, और इन्होंने उस विनय से जाके नमस्कार किया, कहा कि देख विनय लाइव है, जो भी जवाब देना है सही ढंग से देना है। उसने कहा लाइव को बंद करो पहले। क्यों? और फिर बंद क्यों करो? उसने कहा ठीक है, तो लाइव है तो क्या फर्क पड़ेगा, अपने को तो पूरी दुनिया जानती है। बोले तू जानता है बुद्धि क्या होती है? बोले हाँ। पता नहीं तुझे बुद्धि एक कारक से बनी होती है, वो कारक विभाजित नहीं होता है, एक ही कारक से होती है। तो फिर इसने कहा यार जब एक कारक से बुद्धि बनी होती है तो बालक यदि जिस क्षेत्र में, एक क्षेत्र में यदि वो मान लीजिए सर्वश्रेष्ठ है, तो वो दूसरे क्षेत्र में भी तो श्रेष्ठ होना चाहिए ना। वो तो तीसरे क्षेत्र में, इसका मतलब वो कारक बहुत ज्यादा काम कर रहा है ना उसमें। इसने कहा यार फिर सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर की तरह गीत क्यों नहीं गाता है? क्यों नहीं गाता है? रोहित शर्मा नरेंद्र मोदी की तरह प्रधानमंत्री तो नहीं है।
इसने कहा कि यार एक क्षेत्र में एक अच्छा शिक्षक होता है, फिर वो अच्छा डांसर क्यों नहीं होता है, वो अच्छा संगीतकार क्यों नहीं होता है, वो एक अच्छा खिलाड़ी क्यों नहीं होता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि एक क्षेत्र में आपकी बुद्धि ज्यादा है और बुद्धि का कारक ही एक ही है, तो वो तो सभी क्षेत्रों में आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे आप? लेकिन यार ऐसा तो नहीं होता है। तो विनय ने कहा यार वो क्या, लाइव बंद कर दूं? अरे बोले लाइव बंद नहीं होगा यार, तू कह रहा है ना, तू दावा कर रहा है ना कि बुद्धि एक कारक से बनी होती है। बोले यार ये मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लगा कि बुद्धि एक कारक से होती है। बोले दुकान बंद रखना अपनी, बुद्धि एक कारक से नहीं बनी होती है, दो कारकों से बनी होती है। कितने कारकों से? दो कारकों से। तो दूसरा सिद्धांत आ गया कौन सा? द्विकारक सिद्धांत। कौन सा आ गया? द्विकारक सिद्धांत। और द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। लिखो, नंबर 2 लिखो। टू फैक्टर थ्योरी। द्विकारक सिद्धांत, चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन, टू फैक्टर थ्योरी। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है। हाँ, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए एक बार आप लोग, एक बार देखिएगा आप लोग, है ना, लिखना नहीं है। इसने कहा कि दो कारक होते हैं। एक कारक होता है जिसका नाम होता है जनरल फैक्टर। क्या होता है? जनरल फैक्टर। इसको कहते हैं जी फैक्टर या सामान्य कारक या जी कारक, शॉर्ट में जी कारक कहेंगे। एक होता है एस कारक। कौन सा होता है? जी मतलब होता है जनरल, जनरल मतलब होता है सामान्य। एस मतलब होता है स्पेशल, स्पेशल मतलब होता है विशेष या विशिष्ट कारक, एक ही बात है ना। तो एक तो जी कारक, दूसरा कौन सा? एस कारक। एक तो जी कारक और दूसरा कौन सा? एस कारक। लोगों ने कहा कि अच्छा जी होता है, एस होता है, तो बता क्या होता है जी, क्या होता है एस? भाई बताना तो पड़ेगा नहीं है। तो इसने कहा, एक दिन क्लास लगाई अपनी लाइव, और इसने क्लास लगाए, कहा कि देखो सुनो, ये जो जी कारक होता है ना, ये जी कारक ये जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात। और ये जो एस कारक होता है ना, ये एस कारक वातावरण से अर्जित होता है। समझ पा रहे हैं? ये तो बालक हेरिडिटी से लेकर आता है और ये बालक वातावरण से अर्जित करता है। ये तो हेरिडिटी से लेकर आता है, ये कहां से अर्जित करता है? वातावरण से अर्जित करता है। अच्छा, ये एक व्यक्ति में एक ही होता है, ये एक व्यक्ति में, ये एक व्यक्ति में अनेक हो सकते हैं। ये एक व्यक्ति में एक होता है, ये एक व्यक्ति में अनेक हो सकते हैं। अच्छा, हल्का सा समझे ना आप लोग, जन्मजात और अर्जित में। जन्मजात का मतलब ये होता है कि ये बालक हेरिडिटी से ही लेकर आता है, एस कारक होता है जिसको वातावरण में आके अर्जित करता है। अब आप मेरी उस बात पर वापस जाइएगा, मैंने कहा बुद्धि वंशानुक्रम से ही निर्धारित होती है ना। इसका मतलब जो चीज वंशानुक्रम से लेकर आ रहा है, इसका मतलब ये आईक्यू की बात कर रहा होगा ना। जी कारक मतलब क्या होगा? आईक्यू। लेकिन उस आईक्यू में जो भी अनुभव डाल रहा है ना, वो बुद्धि में जो भी अनुभव डाल रहा है, वो तो कौन से कारक होते हैं? एस कारक, क्योंकि वातावरण में आके अर्जित किए जा सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो जी कारक होता है ना, इसको आप लोग प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव से बदल सकते हैं ना? है? जी कारक को प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव से बदल सकते हैं क्या?
क्या आईक्यू बढ़ाई जा सकती है क्या? अरे पूत का पगे बालना में दिखे, इसका मतलब यह है कि वंशानुगत से लेकर आता है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन इनको बदला जा सकता है ना। अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण से इनको तो बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? यहां तक बात क्लियर। फिर यह कहता है कि जी कारक जो होता है ना, वो व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा और कितना असफल होगा। व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा और कितना असफल होगा, यह इस जी कारक पर डिपेंड करता है। लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में वो व्यक्ति कितना सफल हो रहा है और कितना असफल हो रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एस कारक पर डिपेंड कर रहा है। भाई जीवन में इसका मतलब यह है कि जिसके पास जितनी ज्यादा आईक्यू होगी वो जीवन में उतना ही ज्यादा सफल होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में चला जाए। ये क्षेत्र डिपेंड नहीं करता है। ये कह रहा है कि बालक कोरे कागज के समान है, बालक के पास आईक्यू बहुत ज्यादा है, तो वो उस बालक को आप किसी भी क्षेत्र में डालोगे ना, यदि डॉक्टर बनाओगे तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बनाओगे तो इंजीनियर बन जाओगे, टीचर बनाओगे तो टीचर बन जाएगा, खिलाड़ी बनाओगे तो खिलाड़ी बन जाएगा, पेंटर बनाओगे तो पेंटर बन जाएगा, चित्रकार बनाओगे चित्रकार बन जाएगा। लेकिन हर क्षेत्र में होगा तो सक्सेस ना। जिसके पास आईक्यू कमजोर है उसको आप किसी भी क्षेत्र में डालोगे तो बताइए वो सफल रहेगा क्या? इसका मतलब जीवन में बालक कितना सफल और कितना असफल होगा ये तो इस पर डिपेंड करता है। लेकिन विशेष क्षेत्र में बालक कितना सफल हो रहा है, अब आप शिक्षक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, यदि आपने इस प्रकार के कारक अर्जित किए हैं ना, तो ये आप शिक्षक बन पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। तो विशेष क्षेत्र में आप लोग सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये विशेष कारकों पर डिपेंड करता है। इसने इसको अपने को समझाने का प्रयास भी किया। इसने कहा यह है जी कारक और यह है एस कारक, S1, S2, S3, S4, S5 क्या है देखो मैं बताता हूं। ये तो जन्मजात है, ये तो आपकी आईक्यू है, ये तो आईक्यू है। इसके बाद साइकोलॉजी याद कर रहे हैं, S1 हो गया। ज्योग्राफी याद कर रहे हैं, S2 हो गया। हिस्ट्री याद कर रहे हैं, S3 हो गया। अच्छा पीछे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, S4 हो गया। इसके अलावा आप लोग कोई भी जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं ना, कोई भी खाना बनाना जान रहे हैं, S5 हो गया। अलग अलग क्षेत्र एक नहीं है। अच्छा आप लोग किसी के साथ बातचीत करना जान रहे हैं, S6 हो गया। आप लोग पतंग उड़ाना जान रहे हैं, S7। बताओ एस प्रकार के कारक तो बहुत सारे होंगे कि नहीं होंगे? भाई जिस जिस प्रकार को आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस जिसको वातावरण से अर्जित करते जा रहे हैं, वो S1, S2, S3, S4, S5, S6 जुड़ते जा रहे हैं कि ये स्पेशल कारक 1, ये स्पेशल कारक 2, ये स्पेशल कारक 3, ये स्पेशल कारक 4। लेकिन आप लोग ये एस कारक अर्जित कर रहे हैं, वो कितने तरीके से अर्जित कर रहे हैं, कितने जल्दी अर्जित कर रहे हैं, ये डिपेंड किस पर करता है? जी कारक पर करता है। यदि आपके पास जी कारक मजबूत है तो एस कारक भी क्या होंगे? मजबूत। यदि जी कारक कमजोर है तो एस कारक भी कैसे होंगे? कमजोर होंगे। बात समझ में आ रही है ना? ये कह रहा है कि दो प्रकार के कारक होते हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट कारक होते हैं। बताइए स्पीयरमैन इनमें से किसको महत्वपूर्ण मानता है? जी कारक को। है कि नहीं अपने आप में महत्वपूर्ण? इसलिए स्पीयरमैन ने इसको महत्वपूर्ण मानते हुए इसको मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? मानसिक ऊर्जा, मतलब मेंटल एनर्जी। मानसिक ऊर्जा मतलब क्या होता है? मेंटल एनर्जी। वास्तव में एक मानसिक ऊर्जा तो यही है ना, एनर्जी तो यही है ना। इस एनर्जी पर ही सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपके एस कारक कैसे होंगे या कैसे नहीं होंगे। लिखो तो क्या लिखा है आपने? इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है। अपने पेज के दो टुकड़े कीजिए, फाड़ कर नहीं, ऐसे ही टेबल बनानी है थोड़ी सी, ताकि ये चार अंतर लिख लें हम लोग, पता लग जाए हम। एक तरफ तो लिख लीजिए जी कारक, दूसरी तरफ लिख लीजिए एस कारक। जी कारक और दूसरी तरफ लिख लीजिए एस कारक। लिख दिया? इस तरफ लिख दीजिए नंबर 1। क्या हो गया रे, क्यों समझा रहे हो एक दूसरे को? लिखो नंबर 1 जी कारक में लिखो। लिखो ये जन्मजात होता है, ये जन्मजात होता है।
उधर क्या लिख लोगे? लिख लो, ये वातावरण से अर्जित होता है, ये वातावरण से अर्जित होता है। ये वातावरण से अर्जित होता है। फिर इधर लिखोगे, ये एक व्यक्ति में एक होता है, ये एक व्यक्ति में एक होता है। ये एक व्यक्ति में एक होता है। इधर लिख लेना, ये एक व्यक्ति में अनेक होते हैं। अनेक होते हैं। ये एक व्यक्ति में अनेक होते हैं। फिर इधर लिखना जी कारक में, लिखो, इसे इसे प्रशिक्षण प्रशिक्षण अभ्यास एवं अनुभव से इसे प्रशिक्षण अभ्यास एवं अनुभव से बदला नहीं जा सकता है। बदला नहीं जा सकता है। बदला नहीं जा सकता है। उधर क्या लिखोगे? इसे बदला जा सकता है। इसे बदला जा सकता है। इसे बदला जा सकता है। फिर इधर लिखोगे जी कारक में, जी कारक में लिखो, लिखो जीवन में सफलता, जीवन में सफलता एवं असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। जीवन में सफलता एवं असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। उधर क्या लिखोगे? विशेष क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। विशेष क्षेत्र में सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। समझ गए? अच्छा, नीचे इस तरह से वो छोटा सा गोला भी बना लोगे ताकि आपको ध्यान रहे जी क्या होता है, एस क्या होता है। हैं? टेबल बंद कर लेनी है अब। टेबल कंप्लीट हो गई है। बिना आवाज के ही बनाना है। बोल के बनाओगे छपेगा नहीं इसमें। टेबल बंद कर लेनी है और फिर बनाना है। तो कौन सा गोला बना रहे हो आप? यही तो है जी, और ये S1 S2 S3 ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे। अब तो मेरे ख्याल से घोड़ा छोटा तो नहीं बनाते होंगे।
है ना? अब तो बहुत बड़ा बनाते होंगे, हैं? हो गया? हाँ, देख देख के बनाना। नहीं, कहीं गलत हो जाए तो। बिना आवाज के ही। अच्छा, अब नीचे एक समीकरण भी लिखनी है, ये इतने से नहीं मानना है। इसने कहा देखो सही ढंग से समझाता हूं मैं। बुद्धि बराबर जी प्लस एस, S1 प्लस S2 प्लस S3, ये चलता रहेगा। लिख लो। इस जी मतलब तो क्या हो जाएगा? सामान्य कारक। और इस मतलब क्या हो जाएगा? ये पूरा दोनों मिलाकर है ना, विशेष कारक या विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक। अब हमने हमने ये जो दो सिद्धांत पढ़े ना, बिना आवाज किए, बिना कोई आवाज किए अगले 2 मिनट तक इन सिद्धांतों को याद करना। अगले दो लिखवाऊंगा मैं। 2 मिनट तक बिना आवाज के, यदि आवाज शुरू हो गई तो मैं वापस आ जाऊंगा 2 मिनट से पहले ही और पूछ लूंगा किसी को भी। चल तो तू खड़ा हो। हाँ हाँ हाँ, खड़ा हो। खड़ा हो, मर्डर नहीं करूंगा मैं, खड़ा हो। रजिस्टर बंद है? हाँ, अब बता पहला सिद्धांत किसका है? है विनय। क्या नाम है सिद्धांत का? अरे रहने दे, समाज सेवा मत कर। क्या नाम है? हैं? एक कारक। कितने कारक माने हैं उसने? अरे रुक जा। विनय ने कितने कारक माने हैं? बुद्धि कितने कारकों से बनी है? 3 कारकों से। डंडा नहीं रहे एक डंका सा है। एक कारक। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? स्पीयरमैन ने ठाई कौन? तो तू चौधर तो 100 ज्यादा कर रही हो ना, महायोजना।
नहीं तो चुप नहीं रहना था, पढ़ना था। हाँ, बैठ नीचे। ये सबकी यही हालत है। तुम खुश मत हो ना ज्यादा, अपने आप में खुश हो रहे होंगे। सबकी यही कंडीशन है, इससे भी बुरी कंडीशन है, क्योंकि तुम लोग बात तो मानते नहीं हो और इसी का नतीजा ये है कि तुम भुगत रहे हो। इसलिए जो भी आपको आज के बाद आपसे बड़ा कहे ना, उसकी बात को मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। घर वालों की बात मानी कभी आपने? कभी नहीं मानते हैं। घर वाले कहते हैं रील मत देख, सो जा। बोले थोड़ी देर देख लेता हूं। सिद्धांत कौन सा है? द्विकारक। कितने कारक है इसमें? एक कौन सा? दूसरा कौन सा? एस कारक। अच्छा, इसका सहसंबंध लिख लिया आपने, समीकरण लिख लिए, बुद्धि बराबर क्या होता है? फिर नीचे एक अलग से लाइन लिखो। लिखो, स्पीयरमैन ने जी कारक को महत्वपूर्ण मानते हुए, ऐसे तो इतना उदास मत हो ना कि भाई तुझे सवाल नहीं आए हैं भाई। नहीं, कि भाई सर क्या सोचेंगे, सर को बुरा लग जाएगा। बुरा नहीं, मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि फिर अगली वैकेंसी में कौन आएंगे? हाँ भाई, आप जैसे लोग ही तो आएंगे ना अगली वैकेंसी में, हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप आएंगे, लेकिन आप जैसे आएंगे ना, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आएंगे। लिखो तुम, मैं तो कह रहा हूं। अच्छा, ये हालात तुम्हारे नहीं है, ये सभी के हैं। आजकल का स्टूडेंट है ना, वो हालात सभी के हैं, आपके अकेले के नहीं है। जैसे मैंने आपको मनोविज्ञान में एक बात नहीं पढ़ाई क्या, कि मनोविज्ञान मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। किसके अनुसार है? क्या पील लिखवाया ना? शिक्षा मनोविज्ञान। अच्छा, अधिगम में नहीं बताया गया मैंने आपको कि अधिगम अनुभव और अभ्यासों के माध्यम से व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। पता है ना, ये शब्द बताया ना, ये लाइन मैंने अधिगम में। उसके बाद अधिगम में ये भी बताया होगा कि अधिगम परिपक्वता अधिगम नहीं होता है, ये भी बताया। बीमारी और थकान के कारण हुआ व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं होता है, बताया। कल एक सवाल पूछा टेस्ट में, सेकंड ग्रेड वाले बैच की बात बता रहा हूं, भरा पूरा बैच है, ऊपर वाले की दया से सब कुछ है, भला पूरा, पूरे बैच में सवाल पूछा मैंने उनको। अधिगम जैसे आपको पढ़ाया वैसे ही मैंने उनको भी पढ़ाया। उसमें एक सवाल पूछा, निम्न में से अधिगम से तात्पर्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ था परिपक्वता के कारण सीखना अधिगम होता है, नहीं होता है। ऑप्शन बी में दिया था बीमारी और थकान के कारण नहीं होता है। फिर ऑप्शन सी में दिया हुआ था, ऑप्शन सी में कुछ और था, मतलब वो तो बिल्कुल ही डिफरेंस था, उससे तो लेना देना ही नहीं था। ऑप्शन डी में दिया हुआ था अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। यही होता है ना। मैंने आपको बैठ के पढ़ा दिया और उसके बाद आप पेपर दो, बाकी और कोई से सवाल याद नहीं हो नहीं हो, ये तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको तो आप टिक ही करोगे ना, है ना। ज्यादा कोई गलत नहीं हुआ था, केवल 88 लोगों का गलत हुआ था। कितने 250 बचे। क्या समझू मैं इस बात से? नहीं मतलब इसका क्या अनुमान लगाऊं मैं, क्या करूं उनके साथ में? मुझे लगता है मुझे भोपाजी बनकर उनको आका फेंकना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। और तो कैसे पढ़ेंगे आप लोग? इतना आसान सवाल यदि 88 लोग गलत करें तो इसका सेंस क्या है इस बात का? फिर मैंने मिलान करवाया दोबारा, मैंने कहा हो सकता है रिजल्ट गलत हुआ होगा यार, ऐसा संभव है क्या? बोले रिजल्ट सही है। फिर बच्चों को पूछा, मैंने कहा किस किस का गलत हुआ है, तो एक दो ने ईमानदारी से हाथ खड़ा किया। मैंने कहा बाकी कहां गए, 86 कहां गए? फिर उनका नाम निकाल के दे, नाम लिस्ट निकाल के दे किस किस का ये सवाल गलत हुआ है। फिर वो लिस्ट आई, तब जैसे जैसे नाम ले रहा हूं हाथ खड़े कर रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? आजकल का स्टूडेंट कम पढ़ रहा है, टीचर कम पढ़ा रहा है, कि स्टूडेंट को ज्यादा चिंता नहीं है हैं? स्टूडेंट को दबाव में लिया जा रहा है क्या? वो दबाव महसूस कर रहा है?
डरता होगा स्टूडेंट, है पढ़ता कम है, चिंता ज्यादा करता है। किस बात की चिंता करता है वो? शादी की। लड़कियां भी करती है क्या? हैं? लड़कियां भी शादी की चिंता करती है क्या? और चिंता करने से शादी थोड़ी हो जाएगी, हैं? यदि मान लो चिंता करने से हो तो मैं भी आपके साथ चिंता करने लग जाऊं आपकी। इसका मतलब ये कि स्पष्ट नजर आ रहा है कि केवल और केवल घर वालों के जो पैसे हैं ना उनको खराब करना है, टाइम खराब करना है। घर वालों का तो क्या बिगड़ जाए, घर वालों का तो फर्ज है ये कि आपको 5-10 हजार रुपए महीने के दे रहे हैं, उनका फर्ज है ये। आपका अपना भविष्य है छोरो। मैं तो कहता हूं जो काम करो ना उसको ढंग से करो, नहीं तो फिर मत करो, उस काम को बंद कर दो। यार एक कारक और दो कारक तो सबको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, किसको बाकी रहा होगा बता। मैं कह रहा हूं एक कारक सिद्धांत किसने दिया, नहीं पता है, विनय ने दिया। कितने कारक है इसमें, तो बोले 3 कारक है। यार एक कारक में 3 कारक हो सकते हैं क्या यार? हैं? ये कल्ला मर गया नहीं है, ये कल्ला मरवाएंगे। ये जो तुझ पर प्रभाव है ना ये पड़ोसियों का है। हाँ। तुझे वैसे ही पता है दोस्त क्या होते हैं, दोस्त कैसे होते हैं, दोस्त कब मरवाते हैं, ये मैंने कई उदाहरण दे दिए हैं यहां, और तू और समझ जाना, बाकी वाले भी समझ जाना। अब एक कारक में कितने कारक होते हैं, मैंने कहा कितने कारक होते हैं, तो पड़ोसियों ने इसको बताया 3। देखो आप हालात देखो। लिखो, हालत नाजुक है। क्या लिखा है? स्पीयरमैन ने जी कारक को महत्वपूर्ण मानते हुए, इस स्पीयरमैन ने जी कारक को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे इसे मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। इसे मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। छोड़ो, चल जाने दो रे, सिस्टम चल जाने दो, ये चला रहे रिस, इनके पंखे चला रहे। हो गया? अब सुनो मेरी बात। अब मेरी बात ये सुनो, बुद्धि के कितने कारक हैं? तो एक कौन सा है, दूसरा कौन सा है? एस कारक है। कुछ लोग इस स्पीयरमैन के पास आए और आकर कहा कि स्पीयरमैन, बुद्धि के कितने कारक होते हैं? बोले 2 होते हैं। कौन कौन सा? जी और एस। इसको कहा ये कौन सा है? बोले सामान्य। बोले ये कौन सा है? बोले ये कौन से है? अरे इसने कहा मैं भूल गया, बुद्धि तो 2 से नहीं 3 कारकों से मिलकर बनती है। कितने कारकों से? 3 कारकों से। इसलिए बुद्धि का नया सिद्धांत आया, इसने अपने ही सिद्धांत को खारिज किया और कहा कि त्रिकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? त्रिकारक सिद्धांत। और देने वाला व्यक्ति कौन है? चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन। अच्छा, ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि 3 कारकों से मिलकर बनी है। कौन कौन से 3 कारक है? एक तो जी कारक, कौन सा है? दूसरा कौन सा है? दूसरा है एस कारक। और तीसरा कौन सा है? अरे तीसरा इसने कहा समूह कारक। कौन सा कारक है? समूह कारक। देखिए जी और एस, इसने इसकी समीकरण भी बताई हमें। इतना ही नहीं रुका ये, इसने कहा इंटेलिजेंस बराबर जी प्लस एस प्लस ये S1 प्लस S2 प्लस S3। बताओ अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? इसका मतलब एक तो हो गया जी कारक, एक हो गया एस कारक और एक हो गया समूह कारक। ये तो जी, ये एस और ये कौन सा? समूह कारक। अपने ही सिद्धांत को बदल के इसने द्विकारक से कहां पर ले गया? ये त्रिकारक पर ले गया। लिखो,
अगला सिद्धांत लिखो, त्रिकारक सिद्धांत। थ्री फैक्टर थ्योरी। थ्री फैक्टर थ्योरी। थ्री फैक्टर थ्योरी। जहां सर एक मेहरबानी यहां भी करनी है, ये पंखा चलाना है, हाँ बस। अरे आवाज बिना किए लिख लेना है। ये भी चलाना है, रहने देना, रहने देनी यार हरीश। लिख लिया क्या? चार्ल्स स्पीयरमैन, थ्री फैक्टर थ्योरी लिखो। इसके अनुसार बुद्धि तीन कारकों से मिलकर बनी होती है। इसके अनुसार बुद्धि तीन कारकों से मिलकर बनी होती है। तीन कारकों से मिलकर बनी होती है। इसके अनुसार बुद्धि तीन कारकों से मिलकर बनी होती है। नंबर एक जी कारक, नंबर दो एस कारक, और नंबर तीन समूह कारक। हो गया? वो समीकरण भी बनानी है, इंटेलिजेंस बराबर जी एस और एस वन एस टू एस थ्री वाले, वो आगे। हो गया? अच्छा, एक व्यक्ति को जानते हैं कि आप लोग, थ्रस्टन को, हैं? नाम सुना कभी? याद करो, देखिए एक व्यक्ति का नाम क्या है? थ्रस्टन। क्या नाम है? थ्रस्टन। अमेरिका के थे। कहां के थे? अमेरिका के रहने वाले थे। थ्रस्टन महोदय कहां के रहने वाले? अमेरिका के। और एक दिन ब्रिटेन गए, किसके पास? स्पीयरमैन के पास। और स्पीयरमैन को कहा कि देख इंस्टाग्राम पे लाइव हूं, लाइव चल रहा है, सही सही जवाब देना। बोले बोल क्या क्या जवाब देना है? बोले बुद्धि कितने कारकों से मिलकर बनी है? बोले पहले गलती हो गई थी मुझसे, दो से बताया था मैंने, बुद्धि तीन से बनी है। अच्छा, बोले तीन से बनी है, कौन कौन से हैं? बोले एक जी कारक, एक एस कारक, एक समूह कारक। एक जी, एक एस और एक समूह कारक। अच्छा, बोले यार बहुत बढ़िया बात है यार। बोले समझ में आएगी कि तेरे को? थ्रस्टन ने कहा यार समझ में तो आ गई। बोले नहीं, और समझाता हूं, पता और समझा। बोले ये है इंटेलिजेंस, ये जी, ये एस, ये एस वन एस टू एस थ्री। अच्छा, इसने कहा यार एक बात बता, ये क्या है? बोले जी कारक। क्या होता है? बोले ये जन्मजात होता है, एक व्यक्ति में एक होता है, प्रशिक्षण अभ्यास से बदला नहीं जा सकता है, जीवन में सफलता है, सफलता के लिए जिम्मेदार होता है। बोले ये एस क्या होता है? बोले ये एस एक व्यक्ति में अनेक हो सकते हैं, और प्रशिक्षण से बदले जा सकते हैं, वातावरण से अर्जित होता है, और विशेष क्षेत्र में सफलता है, सफलता के लिए जिम्मेदार है। तो कहा ये क्या होता है? तो बोले ये भी वातावरण से अर्जित होते हैं, ये भी बदले जा सकते हैं, और जीव विशेष क्षेत्र में सफलता के लिए जिम्मेदार है, एक व्यक्ति में अनेक हो सकते हैं। तो बोले यार मान लिया यार, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, ये पॉलिटिकल है, ये साइकिलिंग करना है, ये खाना बनाना है, ये क्या है? आप खुद सोच के देखो।
यदि मान लो ये हिस्ट्री है, बाकी ये ज्योग्राफी पॉलिटिकल है, तो फिर हिस्ट्री को यहां क्यों रखा? क्या इसमें से किसी एक कारक, इसमें और इस कारक में कोई अंतर है क्या भाई? इस कारक में और इस कारक में अंतर है क्या? तो बोले जब सारी चीजें S1 S2 S3 में आ गई तो फिर इसमें क्या बच गया? आप खुद सोच के बताइए मुझे, क्या इसमें कुछ बच रहा है क्या? और यदि मान लो इसमें बच रहा है, हमने मान लिया कि ये एक विशेष कारक है, तो विशेष कारक इसमें और इनमें से किसी एक विशेष कारक में क्या अंतर है? जब कोई अंतर नहीं है तो फिर इसको अलग करने का क्या मतलब है? इसमें तो कुछ शेष रहा नहीं। इसने कहा यार अब मैं क्या वापस एक करूं क्या? तो मतलब 3 कारक से वापस किस पे जाऊं? 2 पे जाऊं। तो बोले 2 पे जाएगा तो वही समस्या, 2 पे जाएगा तो वही समस्या। तो इसने कहा यार अब क्या करूं बता? बोले कुछ नहीं करना, दुकान बंद रखनी है। और ध्यान रखना बुद्धि ना 1 से बनी है, ना 2 से बनी है, ना 3 से बनी है। बुद्धि तो 13 कारकों से बनी है। कितने खंडों से बनी है? 13 खंडों से बनी है। और 13 खंड ऐसे नहीं होते तेरी तरह, 13 खंड होते हैं समूह में रहते हैं। कैसे रहते हैं वो? समूह में। इसलिए इसका सिद्धांत आया और इसके सिद्धांत का नाम क्या हो गया? समूह कारक सिद्धांत। तो अगला सिद्धांत कौन सा लिखोगे आप? समूह कारक सिद्धांत। और समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी। लिख दिया? देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? थ्रस्टन है। अब देखिए मैं समझाता हूं आपको ना, इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है स्पीयर मैंने 2 कारक बताए हैं, एक जी और एक खुद ने किसको माना है? जी को माना है। खुद ने जी को ही मान लिया ना। थ्रस्टन आया, इस थ्रस्टन ने किसको माना? जी को माना या इसको माना? इसने कहा ना तो जी काम का है, ना मतलब ना तो जी कारक होता है ना ही एस कारक। बुद्धि में कोई जी नहीं होता है, बुद्धि में कोई एस नहीं होता है। तो फिर का बुद्धि क्या होती है? तो फिर का बुद्धि क्या होती है? इसके लिए आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी। कौन सी किताब? किताब का नाम है PMA। क्या नाम है? PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। क्या नाम है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता। किताब का नाम है ये इसकी, प्राथमिक मानसिक योग्यता। और इस प्राथमिक मानसिक योग्यता में इसने बुद्धि को मापने के लिए एक परीक्षण बनाया और उस परीक्षण का नाम है PMAT, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण। समझ पाए कुछ? फिर इसने अपने को ये कहा, इसने अपने को ये कहा कि बुद्धि में ना तो जी कारक महत्वपूर्ण होता है ना ही एस कारक महत्वपूर्ण होता है। ये दोनों ही कारक नहीं होते हैं। बुद्धि में तो एक प्रधान कारक महत्वपूर्ण होता है। कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? प्रधान, या जिसको बोलते हैं प्राथमिक कारक। कौन सा कारक बोलते हैं? प्राथमिक कारक। और प्राथमिक कारक नहीं होता है वो प्रधान या प्राथमिक योग्यता होती है। क्या होती है? योग्यता। प्राइमरी एबिलिटी होती है। कौन सी एबिलिटी होती है? प्राइमरी। और एक प्रधान कारक या प्राथमिक योग्यता महत्वपूर्ण होती है। इसको कहा भाई यार समझा तो सही यार, कैसे प्राथमिक कारक होता है, कैसे प्रधान कारक होता है? तू कह रहा जी नहीं होता है, एस नहीं होता है। तो इसने कहा जैसे मान लो कोई एक बालक है, कोई एक बालक है, वो बालक जोड़ करना सीख रहा है। क्या सीख रहा है? वो बालक घटाव से संबंधित क्रियाएं कर रहा है, वो बालक गुणा से संबंधित क्रियाएं कर रहा है, वो बालक भाग से संबंधित क्रियाएं कर रहा है, वो बालक औसत से संबंधित काम कर रहा है, वो प्रतिशत से संबंधित काम कर रहा है, वो बालक लाभ हानि से संबंधित काम कर रहा है, वो बालक त्रिकोणमिति से संबंधित काम कर रहा है, अच्छा वो बालक सरल ब्याज से कर रहा है,
जो भी इस प्रकार का कार्य करता है ना, इस प्रकार के एक प्रकार के कार्य करने के लिए एक योग्यता प्राथमिक होती है जो जिम्मेदार होती है, और इस योग्यता का नाम होता है अंक योग्यता। क्या नाम होता है? अंक योग्यता। इसका मतलब एक बालक यदि अंकों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर रहा है तो उसमें कौन सी योग्यता जिम्मेदार होगी? अंक योग्यता। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि जो अंकीय प्रधान योग्यता है ना, इसमें अंकीय नामक जो प्रधान कारक है, वो कारक अपने प्रकार के कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है। बताओ, ये एक अंकीय योग्यता प्रधान हो गई कि नहीं होगी सारे योग्यताओं में? भाई है तो ये भी योग्यता, जोड़ वाली योग्यता है, गुणा वाली योग्यता है, घटाव वाली योग्यता है, भाग वाली योग्यता है, सब योग्यताएं हैं कि नहीं उसमें? लेकिन इन सभी योग्यताओं में एक योग्यता प्रधान हो गई कि नहीं होगी, प्राइमरी हो गई कि नहीं होगी? और वो प्राइमरी कौन सी हो गई? अंक योग्यता। इस तरह से इसने कहा, इसने ये जो अपना पीएमएटी है ना, प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, इस परीक्षण में इसने कहा कि इस परीक्षण द्वारा आप बालक की इस प्रकार की 7 प्रधान योग्यताओं का मापन कर सकते हैं। कितनी योग्यताओं का मापन कर सकते हैं? 7 प्रधान योग्यताओं का मापन कर सकते हैं। जिसमें इसने कहा एक योग्यता तो होती है शब्द भेद योग्यता, एक योग्यता होती है शब्द प्रवाह योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, एक योग्यता होती है अंक योग्यता, एक होती है तर्क योग्यता, एक होती है स्मरण योग्यता या स्मृति, मेमोरी जिसे बोलते हैं। इसके अलावा इसने कहा कि एक योग्यता होती है स्थानिक योग्यता। कौन सी होती है? स्थानिक योग्यता, या इसे देशिक योग्यता बोलते हैं, दिशा की योग्यता। और इसने कहा एक योग्यता होती है जिसे बोलते हैं प्रत्यक्षात्मक गति योग्यता, प्रत्यक्षात्मक गति। बताओ कितनी प्रधान योग्यताएं बताइए? 7। इसलिए इसका सिद्धांत प्रधान योग्यताओं का सिद्धांत कहलाता है। किसका सिद्धांत कहलाएगा? प्रधान योग्यताएं। मुझे एक बात बताइए, ये कह रहा है कि यदि बालक शब्द भेद से संबंधित कोई भी काम कर रहा है ना, वर्ड मीनिंग से संबंधित, वर्ड मीनिंग से संबंधित मतलब मैंने कोई शब्द कहा है, उसका अर्थ समझ रहा है, उसका लोम विलोम कर रहा है, पर्यायवाची कर रहा है, शब्द युग्म कर रहा है, उसका कोई भी अर्थ मीनिंग समझ रहा है ना वो, इसका मतलब उसमें वो एक प्रधान योग्यता काम कर रही है। वो कौन सी है? शब्द भेद की योग्यता। वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह का मतलब होता है कि एक, मैंने इसको भाषण योग्यता भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? भाषण योग्यता। मैंने आपको एक शब्द कार, मैंने कहा इस पर बोलिए आप लोग, तो आप लोग एक ही बात पर 15, 20, 25 बार बोल रहे हैं, इसका मतलब आपकी वर्ड फ्लुएंसी अच्छी है। वो कौन सी योग्यता काम कर रही है? शब्द प्रवाह। अंक वाली मैंने आपको बताई थी। इसी प्रकार से लॉजिक करने की योग्यता होती है, तार्किक, तार्किक रीजनिंग की जो योग्यता होती है। स्मरण, स्मृति, यदि बालक किसी चीज को याद कर रहा है ना, इसका मतलब उसमें स्मरण नामक योग्यता काम कर रही है। स्थानिक या देशिक योग्यता होती है स्थान का ज्ञान, स्थान विशेष का ज्ञान, यानी दिशाओं का ज्ञान। जैसे एक पायलट होता है, एक पायलट होता है, उसे एक विशेष स्थान का ज्ञान होता है कि कहाँ हेलीकॉप्टर उड़ाना है, कहाँ उतारना है। जैसे एक नाविक होता है, तो नाविक को ज्ञान होता है कि किस तरफ समुद्र में अपने को नाव को लेकर जाना है। इसका मतलब उसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण, इन दिशाओं का क्या होता है? ज्ञान होता है। इतना ही नहीं होता है, जैसे एक चित्रकार होता है या एक मूर्तिकार होता है, उसमें भी स्थानिक योग्यता पाई जाती है। उसे पता होता है कि किस जगह नाक लगाना है, किस जगह कान लगाना है, किस जगह मुंह लगाना है, किस जगह जीभ लगानी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है ना मामला। यदि उसके पास स्थानिक योग्यता नहीं है, दिशा की योग्यता नहीं है, तो उसकी दिशा उकचूक हो जाती है। पहले लिखो थोड़ा, नहीं तो आ जाएगी। लिखो, बात नहीं समझे, गिरने की संभावना रहेगी। फिर आलतू फालतू में कोई गिर जाएगा, कोई बेहोश हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हैं? हाँ, लिखो। समूह कारक सिद्धांत लिखा आपने? थ्रस्टन। लिखो। लिखो, इनके अनुसार बुद्धि प्रधान ओब्लिक प्राथमिक कारकों, इनके अनुसार बुद्धि प्रधान ओब्लिक प्राथमिक कारकों ओब्लिक योग्यताओं, प्रधान या प्राथमिक योग्यताओं का समूह होता है।
का समूह होता है, का समूह होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अलग से लाइन बदल के लिखो। एक ही प्रकार के कार्यों को करने के लिए, एक ही प्रकार के कार्यों को करने के लिए एक ही प्रकार के कार्यों को करने के लिए बुद्धि की कोई एक योग्यता जिम्मेदार होती है। कोई एक योग्यता जिम्मेदार होती है। बुद्धि की कोई एक योग्यता जिम्मेदार होती है, जिसे प्रधान ओब्लिक प्राथमिक योग्यता कहते हैं। जिसे प्रधान ओब्लिक प्राथमिक योग्यता कहते हैं। प्रधान ओब्लिक प्राथमिक योग्यता कहते हैं। समझ गए ना? एक ही प्रकार के कार्यों को करने के लिए कोई एक योग्यता होती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रधान योग्यता। नेक्स्ट लाइन में लिखो, थ्रस्टन ने अपनी पुस्तक, नेक्स्ट लाइन में लिखो, थ्रस्टन ने अपनी पुस्तक प्राथमिक मानसिक योग्यता, थ्रस्टन ने अपनी पुस्तक प्राथमिक मानसिक योग्यता, प्राथमिक मानसिक योग्यता, कोष्टक में क्या लिखोगे? PMA। थ्रस्टन ने अपनी पुस्तक प्राथमिक मानसिक योग्यता में इन प्रधान योग्यताओं को मापने हेतु, मैं इन प्रधान योग्यताओं को मापने हेतु प्रधान योग्यताओं को मापने हेतु इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, कोष्टक में क्या लिखोगे? PMAT, तब परीक्षण का निर्माण किया, का निर्माण किया। इसके द्वारा 7 योग्यताओं का मापन किया जाता है। इसके द्वारा 7 योग्यताओं का मापन किया जाता है। 7 7 6 + 1, इसके द्वारा 7 योग्यताओं का मापन किया जाता है। अब नीचे लिखो नंबर 1, नंबर 1 लिखो, ये लिख लो सारे। शब्द भेद योग्यता, शब्द भेद योग्यता मैं बोल रहा हूं ना, लिख लो। शब्द भेद योग्यता, हाँ नंबर 1 होगी ना। नंबर 2 लिख लो शब्द प्रवाह योग्यता,
शब्द प्रवाह योग्यता, नंबर 3 लिखो। अंक योग्यता, चार नंबर लिखो। तर्क योग्यता, नंबर 5 लिखो। स्मरण योग्यता, स्मरण को ओब्लिक लगा के स्मृति भी लिख लेना। स्मरण से सुअर वाला आधा। स्मरण योग्यता ओब्लिक लगा के स्मृति है ना। 6 नंबर लिखो। स्थानिक, स्थानिक इसमें भी वही है। स्थानिक ओब्लिक देशिक योग्यता, देशिक, अरे दिशा से बना है देशिक। देशिक योग्यता। नंबर 7 लिखो। प्रत्यक्षात्मक गति योग्यता, प्रत्यक्षात्मक गति योग्यता। प्रत्यक्षात्मक गति योग्यता हो गया। है अरे निक में तो काम के ही नहीं हो तुम, नीचे लिखते रहो। नीचे की लाइन में लिखो। लिखो थ्रस्टन ने बुद्धि के 13 खंड भी बताए। थ्रस्टन ने बुद्धि के 13 खंड भी बताए। थ्रस्टन ने बुद्धि के 13 खंड भी बताए। 13 समझते हैं ना, 12 + 1। 13 खंड भी बताए। थ्रस्टन ने बुद्धि के 13 खंड भी, जबकि इनके समर्थक, जबकि इनके समर्थक, जबकि इनके समर्थक केली ने, गेली नहीं, केली कै कबूतर वाला लल्डी वाला, इनके समर्थक केली ने, केली है ना, कै के ऊपर 2 मात्रा, ली बड़ी, केले का फीमेल, हाँ केली ने। नहीं समझाना पड़ता है ना, तुम क्या ज्यादा पढ़ लिख के आए हो ना स्कूल में। हाँ अभी थोड़े पढ़ लिख के आते तो वो उनको तो क्या ज्यादा नहीं समझाना पड़ता। तुम तो क्या बहुत पढ़े स्कूल टाइम में। हैं ये स्कूल थोड़ी है तो यार। मैं तो कह रहा हूं दुनिया से थोड़ा हटकर चलना चाहिए ना, सिखाया जाता है। अरे लिखो, लिखते रहो तुम। जबकि इनके समर्थक केली ने बुद्धि के 9 खंड बताए हैं। बुद्धि के 9 खंड बताए हैं। बुद्धि के 9 खंड बताए हैं। थोड़ा समझोगे कि अगला बता दूं? तो उसके लिए शांत रहना पड़ेगा।
नहीं मत रहो, मुझे क्या लगता है हैं? अरे ये तो समझ गए ना, शब्द भेद क्या है, वर्ड की मीनिंग निकालना। यदि कोई भी बालक यदि किसी भी शब्द, मैं आपको कुछ भी बोलता हूं और आप उसका अर्थ समझ जाते हैं, हालांकि समझते नहीं है आप, लेकिन यदि आप उस बात का अर्थ समझ जाते हैं, मैं कहता हूं कि तुम चुप रह जाओ, यदि इस बात का तुम अर्थ समझ जाते हैं, इसका मतलब आप में कौन सी योग्यता काम कर रही है? शब्द भेद योग्यता काम कर रही है। यदि किसी भी एक शब्द के आपको 5-4 शब्द याद आ जाते हैं, मैं कहूं बुद्धि के बारे में समझाओ तो तुम बोलने लग जाते हो, तो वो शब्द प्रवाह है। कौन सी योग्यता है? वर्ड फ्लुएंसी योग्यता। किन्हीं बालक में ये ज्यादा होती है तो किन्हीं बालक में ये कम होती है। कुछ बालक को खड़ा करके कह दिया जाए कि तू इस पर बोल, तो वो एक शब्द बोल के रुक जाएगा, नहीं बोल पाएगा, इसका मतलब उसमें वर्ड फ्लुएंसी कमजोर है। हालांकि महिलाओं की वर्ड फ्लुएंसी अच्छी होती है, और लड़ते टाइम तो बहुत गजब की होती है वर्ड फ्लुएंसी। उस टाइम तो कुछ भी नहीं देखती, पता नहीं कहां कहां से नए नए शब्द निकल के आते हैं। आजकल नहीं है, पढ़े लिखे महिलाओं की बात नहीं है, पढ़ी लिखी महिलाएं तो क्या कम ही लड़ती है। एक होता है अंक, समझ गए? अंकीय संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए अंक योग्यता। मैं कहता हूं इसका गुणा क्या होगा, इसका भाग क्या होगा, इसका जोड़ना क्या होगा, तो वह अंकीय योग्यता होती है। फिर एक होता है तर्क योग्यता। क्या होता है? तर्क योग्यता। अच्छा, तर्क योग्यता का मतलब क्या होता है? रीजनिंग, लॉजिक वाला कोई भी बात है ना, बिना लॉजिक की बात नहीं करना, लॉजिक के साथ बात करना, तार्किकता की बात करना। तो कोई तो होता है जो लॉजिक, ज्यादा लॉजिक से करता है, कोई होता है जो बिना लॉजिक ही बकवास करता रहता है। फिर एक होती है स्मरण योग्यता, मतलब याद करने की क्षमता ही क्या होती है? स्मरण योग्यता। फिर एक होती है स्थानिक। स्थानिक मैंने आपको समझाया, जैसे दिशाओं का ज्ञान हो। किसका ज्ञान हो? जैसे स्थान विशेष का ज्ञान हो, उसमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। एक होती है प्रत्यक्षात्मक गति, ये परसेप्चुअल स्पीड होती है। अच्छा, परसेप्शन यानी होता है प्रत्यक्षण। मैंने आपको एक दिन समझाया होगा, मैंने कहा संज्ञान निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले बालक को होती है संवेदना, कोई भी वातावरण से प्राप्त ज्ञान होता है, उसकी पहली सूचना संवेदना होती है। फिर संवेदना के बाद अगले चरण में वो क्या करता है? वो संवेदना का अर्थ निकालता है, मतलब किस बात की आवाज आई है या किस बात की क्या सूचना है, उसका अर्थ ग्रहण कर लेना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। मतलब सीधा सीधा है कि किसी शब्द का अर्थ समझ जाना, किसी सूचना का, जो भी वातावरण से नई सूचना मिली है ना, उसका अर्थ समझ जाना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। कोई व्यक्ति होता है जो वातावरण से प्राप्त सूचना का अर्थ बहुत जल्दी समझ जाता है, उसमें प्रत्यक्षात्मक गति अच्छी होती है, और कोई देरी से समझता है, उसमें प्रत्यक्षात्मक गति कमजोर होती है। तो ये प्रत्यक्षात्मक गति होती है। इस तरह से कुल मिला के इसने कितनी योग्यताएं बताई? 7। फिर इसने कहा कि बुद्धि कुछ खंडों से मिलकर बनी होती है। कितने खंड होते हैं? किसके अनुसार? इसका एक सहयोगी था जिसका नाम था केली, उसने कहा हो गया। ये तो कौन था? थ्रस्टन। याद करके देखो, विनय कहता है कि कितने कारकों से मिलकर बनी है? स्पीयरमैन कहता है कितने से? उसके बाद 3। फिर कौन आ गया? थ्रस्टन ने कहा कि कितनी योग्यताएं होती है? प्रधान योग्यताएं कितनी होती है? 7। कारक कितने होते हैं, मतलब खंड? 13 खंड। 13 खंड होते हैं। केली कह रहा है कितने खंडों से मिलकर बनी है? 9 खंडों से। सब लोग आके अपनी अपनी बातें बता रहे। इसी समय एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जेपी गिलफोर्ड। क्या नाम था? नाम नहीं सुना कभी? जेपी गिलफोर्ड। अरे कौन आया है? जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड ने आकर पूछा विनय से, बोले बता रहे कितने कारकों से बनी है? तो इसने कहा कि 1। स्पीयरमैन से पूछा तो इसने कहा पहले 2 से थी, 3 से बनी है। थ्रस्टन को पूछा, बोले तू बता रहे? बोले 7 तो होती है प्राथमिक योग्यताएं, और खंड होते हैं 13। केली से पूछा, बोले तू बता? 9 खंडों से। तो गिलफोर्ड ने कहा आज के बाद तुम्हारी सब दुकानें बंद रखना, ध्यान रखना बुद्धि 120 खंडों से बनी होती है। कितने खंडों से बनी है? 120। पाप काट दिया ना, कम भी बताई ना इसने। अब ये कहा कि जो बुद्धि 120 खंडों से मिलकर बनी होती है,
वो भी 120 खंड उसके अलग अलग बुद्धि के एक 3 आयामों पर व्यवस्थित रहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत का नाम दिया गया त्रिआयामी सिद्धांत। क्या नाम दिया गया? त्रिआयामी, या फिर इसको बोलते हैं त्रिविमीय सिद्धांत। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय सिद्धांत। अगला सिद्धांत लिखो, त्रिआयामी या त्रिविमीय। किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड। ये होता है 3 डायमेंशनल थ्योरी। थ्री डायमेंशनल, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं 3D थ्योरी। थ्री डायमेंशनल या फिर होता है 3D थ्योरी। लिख लिया? बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अब तक जो हमने सिद्धांत पढ़े हैं उनमें से यदि सवाल आता है ना एक, तो प्राथमिकता इसी को दी जाती है, गिलफोर्ड को। अच्छा, आप 3D का अर्थ समझते हैं क्या? 3D का कभी मूवी देखी है और उसमें 3D आपने चश्मा लगाया होगा? 3D। अच्छा देखो, 2D क्या होता है? 2D होता है वर्ग, आयत, वर्ग, ये जो त्रिभुज, ये जो चित्र होते हैं ना, ये 2D होते हैं। घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, ये क्या होते हैं? 3D होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं तो अपने गाँव में तो आपने देखा ही होगा, किसी चीज का एड किया होता है, प्रचार किया होता है, तो उसमें किसी हीरो का चित्र या हीरोइन का चित्र बनाया होता है दीवार पर। ज्यादातर सलमान खान का रहता था। ये आराम का मामला है। अरे बनियान का करता था वो, है ना? हमेशा खूब प्रचार चला है वो, है ना? हाँ, जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। अच्छा, आप सोच के देखो, हम लोग छोटे छोटे जब स्कूल जाया करते थे तब वो चित्र बना होता था वहां, तो हम जैसे वहां चित्र बना हुआ है, मैं यहाँ जा रहा हूं तो मैं कहूंगा ए ए सुनो, ए सुनो, ये सलमान खान मुझे देख रहा है। फिर उसके बाद धीरे 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 हम लोग उसके पास से आगे बढ़ जाते थे, उसको देखते ही रहते थे। फिर आगे निकल जाते तो भी कहता, देखो अभी भी किसको देख रहे हैं? मुझे ही देख रहा है। देख रहा है ना? वो 3D चित्र है। किस प्रकार का चित्र है? 3D चित्र है। इसलिए इसने अपने सिद्धांत में 3 बीमा बताई। कितनी बीमा बताई? 3 बीमा, और 120 खंड बताए। इसने वास्तव में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1967 में। कब किया है? 1967। और 1967 में इसने 3 बीमा बताते हुए बुद्धि का एक मॉडल दिया था जिसका नाम है संरचनात्मक मॉडल, क्योंकि इसने बुद्धि की पूरी स्ट्रक्चर प्रदर्शित की थी। तो संरचनात्मक मॉडल उसको बोलते हैं। और इस संरचनात्मक मॉडल में इसने कितनी बीमा बताई है? 3 बीमा बताई है, और 120 खंड बताए हैं। कितने खंड बताए? ये 3 बीमा कौन कौन सी है बताओ देखे। एक तो क्या बताई इसने? संक्रिया। दूसरी क्या बताई? विषय वस्तु। तीसरी क्या बताई है? उत्पाद। तीसरी कौन सी है? उत्पाद। अच्छा, संक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। विषय वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेंट। क्या बोलेंगे? और उत्पाद को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, यही बोलते हैं। ये तो इसने अपनी ये जो संरचनात्मक मॉडल दिया था ना, इस मॉडल के में बता दिया था इसने कहा कि ऑपरेशन होता है, एक कंटेंट होता है और एक प्रोडक्ट। लेकिन इनका क्रम ये नहीं होता है। इसने तो जो अपनी किताब में लिख के दिया ना, वो यही क्रम था। इसने तो सबसे पहले संक्रिया की व्याख्या की है, फिर विषय वस्तु की है, फिर उत्पाद की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रम ही सही हो। उसने तो व्याख्या की है। उसने नंबर 1 पर पहले पेज में इसने किसको लिख दिया? संक्रिया को, फिर विषय वस्तु को। ये नहीं होता है। आपने कभी चक्की देखी है? चक्की आटा पीसने वाली, पीसते हैं चक्की से।
वो एक ही बात है रहती यार, गेहूं पीसते हैं तो पत्थर पीसने की तो बात कर ही नहीं रहा हूं मैं। हाँ, हाँ। मैं आपको चक्की के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं ताकि सवाल गलत हो जाए। हाँ, ऐसे ही तो बोलते हैं ना, आटा पिसवाने जा रहा हूं। नहीं कोई बात नहीं, हमारे क्षेत्र में बोलते हैं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं तो भी कोई बात नहीं। पीसना लेकर जा रहा है वो, क्या लेकर जा रहा है? पीसना लेकर। अब तो ठीक है? मतलब ये, चाहे चाकू खरबूजे पर गिरे चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, अरे कटना तो चाकू को ही है ना। नहीं, खरबूजे को है? हाँ। गणेश क्या हो गया, आज तू बोल ही नहीं रहा है? आज तो तूने जूते भी लाल लाल, क्या बात है? ओहो क्या मुस्कुरान है। गणेश, तू तेरी शादी में बुला ना मुझे, हो गई? अरे तुम्हें इसकी शादी की बहुत चिंता है, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? अपना कोई लेना देना नहीं है, बस दूसरों की। अनाज जो होता है ना, अनाज, उस अनाज को तो कहते हैं विषय वस्तु। क्या बोलते हैं? उस अनाज को आप उस चक्की में डालोगे तो वो पार्टों के बीच में पिसेगा कि नहीं पिसेगा? वो होती है संक्रिया। और संक्रिया के बाद लास्ट में क्या निकलता है? प्रोडक्ट। आटा नहीं निकलता है, क्या निकलता है? प्रोडक्ट, उत्पाद। अरे तो मतलब वो प्रोडक्ट है। अरे कई बार दाढ़ भी निकल सकती है यार, प्रोडक्ट है ना वो। पहले तो क्या? विषय वस्तु, विषय वस्तु के बाद क्या? संक्रिया के बाद क्या? बताओ, सही क्रम तो यही होगा ना? सही क्रम ये होगा ना? अच्छा, ये घाणी, घाणी देखिए ना, घाणी जानते हैं जिसमें तेल निकाला जाता है। मान लो उसमें आपने तिल डाले, उसमें तो तिल तो विषय वस्तु हो गया, फिर वो उसमें पिसता है तो वो संक्रिया हो गई, और फिर वो जो तेल और खल निकल के आता है वो आपका क्या हो गया? उत्पाद हो गया। यही क्रम होता है, सही क्रम। सेम इसी तरीके से ये गिलफोर्ड कहता है बालक को कि बालक पहले तो विषय वस्तु को ग्रहण करता है। क्या करता है? विषय वस्तु को ग्रहण करता है, और विषय वस्तु को ग्रहण करने के बाद वो बालक उस पर क्या करता है? संक्रिया करता है, और संक्रिया करने के बाद वो बालक प्रोडक्ट उत्पादित करता है, निकालता है ना परिणाम। इसका मतलब वो संज्ञान है ना, वो प्रोडक्ट है कि नहीं है? भाई संज्ञान के बाद में जो परिणाम निकल के आया है ना अपना, वो क्या है? प्रोडक्ट है। बताओ, 3 फलक हुए कि नहीं हुए? 3 वीमा हो गई। कितनी वीमा हो गई? 3 वीमा। 3 क्यों होती है? क्योंकि 3D इसलिए होता है क्योंकि इसने एक संरचनात्मक मॉडल घनाभ के रूप में बताया। किसके रूप में? जैसे ये लेक्चर स्टैंड खड़ा है ना, ये घनाभ है। ये क्या है? घनाभ की पोजीशन दिखाई दे रही है ना आपको? आप एक समय में एक स्थिति से, एक स्थान से इसके अधिकतम कितने फलक देख सकते हैं? बताओ। देखें, फलक होता है ये साइड वाला, ये कितने? 2 ही तो देख सकते हैं ना? अरे 3 देख सकते हैं। मैंने कहा अधिकतम कितने देख सकते हैं? 3 देख सकते हैं, इसके 4 नहीं देख सकते हैं। ये जो है ना, एक फलक तो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, एक फलक ये दिखाई दे रहा है ना, इसको यदि मैं थोड़ा सा आपकी ओर से झुकाऊं तो ये ऊपर वाला फलक भी दिखाई देने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो 3 फलक ही तो दिखाई दे सकते हैं ना। इसको इसने बताया 3 बीमा। क्या बताया? 3 बीमा। इस पे तो इस नाम लिख दो विषय वस्तु, इस पे नाम लिख दो संक्रिया, और इस पे नाम क्या लिख दिया जाता है? उत्पाद। कितनी बीमा हो गई? 3 बीमा। लिखो तो। टाइम हो गई, चाय पियो।